कल्पना कीजिए आज 14 मई 2026 है। कोई बाजार जाता है और 10 ग्राम सोने का भाव पूछता है और सुनार कहता है 1,62,000 रुपए। अरे बाप रे। मतलब सिर्फ 10 ग्राम के लिए। यह आंकड़ा ही किसी झटके से कम नहीं है। बिल्कुल, 1,62,000 बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन असल में सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है। असली हैरानी तो इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर लोगों से ये कहना पड़ रहा है कि कृपया सोना मत खरीदिए। सही बात है। जब देश का सबसे बड़ा नेता लोगों से उनकी पसंद या निवेश की चीजें न खरीदने की गुहार लगाने लगे, तो मतलब समझ लेना चाहिए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है। मैं तो यही सोच रही थी। एकदम सही कह रही हैं आप। और देखिए, ये सिर्फ एक धातु के महंगे होने का मसला नहीं है। ये तो एक तरह की अलार्म बेल है जो पूरी अर्थव्यवस्था में बज रही है। जब हम ऐसी अपील सुनते हैं ना, तो इसका सीधा मतलब है कि बात सिर्फ सोने की नहीं हो रही, बल्कि देश के खजाने की हो रही है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी इसी अलार्म बेल की असल वजह को डिकोड करना है। जी। आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो रवीश कुमार के YouTube चैनल के एक हालिया वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। हाँ, और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि सोने की इस रिकॉर्ड तोड़ कीमत, रुपए की ऐतिहासिक गिरावट, महंगाई और एक आम इंसान की जिंदगी के बीच क्या सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। हम जिस स्रोत का आज विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें काफी राजनीतिक और आलोचनात्मक बातें शामिल हैं। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के विचार हैं उसमें। हाँ, तो सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा ये शो किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। बिल्कुल, ताकि लोग खुद पूरी तस्वीर समझ सकें। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं। 1,62,000 रुपए का सोना। स्रोत में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताई गई है कि आज जो इंसान 3,000 रुपए का कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा, हाँ, जो मुश्किल से घर चला रहा है, वो सोना क्या खाकर खरीदेगा? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो गरीब या मध्यम वर्ग है, वो तो इस भाव पर सोना खरीदने की रेस से ही बाहर है। उसकी चिंता तो सिर्फ राशन और बच्चों की फीस है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये सोना खरीद कौन रहा है? मतलब ये 20 या 50 लाख का सोना एक झटके में कौन उठा रहा है? और प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ी? देखिए, इसे समझने के लिए हमें सोने से ध्यान हटाकर डॉलर पर फोकस करना होगा। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री की ये जो अपील है ना, ये सोने से नफरत के कारण नहीं है। ये असल में देश से डॉलर को बाहर जाने से रोकने की एक बहुत ही हताश कोशिश है। मतलब भारत में सोने की खदानें तो है नहीं, हम लगभग सारा सोना बाहर से मंगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेमेंट रुपए में नहीं होती। रुको, तो अगर कोई दिल्ली के बाजार में जाकर रुपये देता है और सोना खरीदता है, तो उसका असर रिजर्व बैंक पर पड़ता है? 100%। आप जो रुपये सुनार को देते हैं, वो दुनिया के बाजार में किसी काम के नहीं। वो सुनार जब पीछे से सोना मंगाता है, तो सरकार को अपने खजाने से डॉलर निकालकर विदेशी सप्लायर को देने पड़ते हैं। ओहो। तो जितना सोना लोग खरीदेंगे, उतने डॉलर देश से बाहर जाएंगे। और अभी हालत यह है कि हमारे पास लुटाने के लिए डॉलर बचे ही नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत का जो डेटा है ना रुपये को लेकर, वो सच में डराने वाला है। बिल्कुल है। सितंबर 2024 में रुपया एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा था। फिर जनवरी 2025 में ये पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खराब हो गया जी। इसकी CNBC रिपोर्ट कह रही है कि भारत का रुपया पूरी दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है। $1.95.85 का हो गया है। ये रातों रात नहीं हुआ है। ये रुपए का लगातार गिरना दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। और जब करेंसी ऐसे गिरती है, तो सरकार के अंदर एक घबराहट पैदा हो जाती है। और यहीं पर मुझे स्रोत की एक बात बहुत दिलचस्प लगी। ये तो ऐसा है जैसे घर की छत टपक रही हो और चर्चा इस बात पर हो रही हो कि बाल्टी का रंग क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब स्रोत में VIP कल्चर का एक उदाहरण है। कहा गया कि मंत्रियों के काफिले में अब 10 की जगह सिर्फ 2 कारें होंगी और इसे एक बहुत बड़े त्याग की तरह दिखाया जा रहा है। पर मैं पूछती हूँ, क्या 8 कारों का पेट्रोल बचाने से वो 95 रुपए वाला डॉलर वापस 80 पे आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अर्थशास्त्र में इसे हम सिंबलिज्म या दिखावा कहते हैं। हाँ।
जब आप बुनियादी आर्थिक मुद्दों को ठीक नहीं कर पाते तो आप हेडलाइंस मैनेज करते हैं। वही तो। आम जनता को लगता है कि सरकार भी तकलीफ उठा रही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट को इन ड्रामों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें डेटा चाहिए। पर सरकार को बचाने वाले भी तो डेटा दे रहे हैं ना। वो सारा दोष 28 फरवरी के ईरान युद्ध पर डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि जब दुनिया में युद्ध हो रहा है तो रुपया तो गिरेगा ही। लेकिन स्रोत इसी बात को बहुत ही ठोस डेटा से काटता है। कैसे? अगर ये सिर्फ 28 फरवरी के बाद हुआ होता तो मान लेते, लेकिन नुमोरा और S&P ग्लोबल ने तो दिसंबर 2025 में ही चेतावनी दे दी थी। अरे हाँ। और जनवरी 2026 में ही रुपया 92 पर पहुंच चुका था। ईरान हमले से बहुत पहले ही रुपया लगातार गिर रहा था। ये बात तो मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के बयानों में भी दिखती है। जब डॉलर 90 रुपए 21 पैसे था तब वो कहते थे कि वो चैन की नींद सोना चाहते हैं। बिल्कुल, तब उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। हाँ, और जैसे ही 95 रुपए 63 पैसे हुआ, ये अचानक सरकार की बड़ी प्राथमिकता बन गया। ये बयानबाजी ही बताती है कि या तो उन्हें स्थिति का अंदाजा नहीं था या वो जानबूझकर सब ठीक होने का नाटक कर रहे थे। मार्च 2026 में संसद में जो हुआ वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सपा सांसद वाला किस्सा। हाँ, जब धर्मेंद्र यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रुपए के गिरने पर सीधा सवाल पूछा जी, तो वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया और बचाव में प्रधानमंत्री की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की बात कर दी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब पॉपुलैरिटी से डॉलर का भाव कैसे तय हो सकता है? वही तो। और ये जो युद्ध का बहाना है ना, स्रोत में कोविड के समय की एक घटना याद दिलाई गई है। जब प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू के 1950 के दशक वाले एक भाषण का मजाक उड़ाया था, जिसमें नेहरू जी कोरियाई युद्ध को महंगाई का कारण बता रहे थे। हाँ, मुझे याद है। प्रधानमंत्री ने तंज कसा था कि कैसे पुरानी सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए विदेशी युद्धों का बहाना बनाती थीं। तो फिर क्या आज मौजूदा सरकार खुद वही काम नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। अपनी आर्थिक विफलता और रुपए की गिरावट को छुपाने के लिए ईरान युद्ध के पीछे छिपना, ये तो दोहरा मापदंड हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नीतियां बनाना और चुनाव जीतना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सही कहा। सत्ता में रहकर बाहरी कारणों को दोष देना आसान होता है, लेकिन स्रोत में विवेक कॉल के एनालिसिस से साफ होता है कि असली जड़ तो हमारी भारी आयात निर्भरता है। इसको थोड़ा और समझाइए। आयात निर्भरता कैसे? देखिए, बात सिर्फ सोने की नहीं है। हम अपनी जरूरत का 90% तेल, लगभग सारी गैस, खाने का तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सब बाहर से मंगाते हैं। बाप रे। और ये सब डॉलर में खरीदा जाता है। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर का है। 112 अरब डॉलर। तो फिर मेक इन इंडिया का क्या हुआ? अगर हम आज भी सुई से लेकर फोन तक चीन से मंगा रहे हैं, तो हमने इतने सालों में क्या हासिल किया? यही तो बात है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य ही यही था कि हम डॉलर बचाएं। हाँ, लेकिन ये भारी घाटा साफ बता रहा है कि वो योजना फेल हो गई है। जब इतने सारे डॉलर देश से बाहर जाएंगे तो डॉलर की कमी होगी ही, और जो चीज कम होती है वो महंगी हो जाती है। बिल्कुल, इसीलिए रुपया गिर रहा है। और लेकिन इसका असर हमारी विदेश नीति पर भी तो पड़ रहा है ना। स्रोत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जी। एक तरफ अमेरिकी राजदूत असम के सीएम के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं, मतलब तस्वीरें दिखा रही हैं कि अमेरिका से हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। हाँ, वो सिर्फ तस्वीरें हैं, हकीकत कुछ और है। वही तो। दूसरी तरफ उसी अमेरिका के दबाव में हमें रूस से आए हुए सस्ते LNG और फर्टिलाइजर के टैंकर वापस लौटाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर अमेरिका हमारा इतना ही अच्छा दोस्त है, तो इस संकट में उसने हमारी मदद कैसे की? क्या हमें सस्ता तेल दिया? कूटनीति में दोस्त नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। जब आप आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ना, तो आपकी मोल भाव करने की ताकत खत्म हो जाती है। और इसका एक और उदाहरण है चीनी का निर्यात रोकना। हाँ, चीनी के निर्यात पर अचानक बैन क्यों लगाना पड़ा? अगर डॉलर चाहिए तो चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते थे ना। वो इसलिए क्योंकि अगर चीनी बाहर भेज दी तो देश के अंदर कमी हो जाएगी और फिर चीनी महंगी हो जाएगी। एकदम सही। और सरकार इस वक्त घरेलू महंगाई से बहुत डरी हुई है, तो राजनीतिक गुस्सा बचाने के लिए उन्हें डॉलर कमाने का मौका छोड़ना पड़ रहा है। ये तो एक दुष्चक्र बन गया है। बिल्कुल, बहुत बुरा फंसी है सरकार। और इसका असर सिर्फ सरकार तक नहीं है। शेयर बाजार का हाल देखिए। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें डॉलर से क्या लेना देना, उनके लिए स्रोत में एक चेतावनी है। FPI वाला डेटा। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FPIs वो धड़ाधड़ पैसा निकाल रहे हैं। 2025 में उन्होंने 19.7 बिलियन डॉलर, करीब 1,80,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। और जब वो पैसा निकालते हैं तो वो भी डॉलर में ही देश से बाहर जाता है, मतलब और डॉलर कम हो गए। लेकिन वित्त मंत्री ने तो कहा था
कि विदेशी निवेशकों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार संभाल रहे। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। कैसे? सोचिए, जो विदेशी निवेशक इतने बड़े एनालिस्ट लेकर बैठे हैं वो पैसा निकाल रहे हैं और हमारा आम आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई उसी बाजार में डाल रहा है। इसका मतलब विदेशी कंपनियों ने अपना जोखिम भारत के आम नागरिक के कंधे पर डाल दिया है। अरे ये तो सच में डरावना है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का एनालिसिस भी तो यही कह रहा है ना? बिल्कुल। उन्होंने साफ कहा है कि 2025 में भारत का स्टॉक मार्केट सबसे खराब रहा। कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं, आईटी सेक्टर रुक गया है और एआई या नई ऊर्जा में भारत कहीं आगे नहीं है। मतलब हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। जी। और हर नई चीज आयात करनी पड़ती है जिसके लिए डॉलर चाहिए। डॉलर है नहीं तो सब महंगा होगा और ये महंगाई का बम सीधा आम आदमी पर गिर रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये साफ हो जाता है। अप्रैल में थोक मूल्य महंगाई यानी WPI 8.30% हो गई, जो कि 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा क्या महंगा हुआ? बिजली और ईंधन, करीब 25%। अब आप ही सोचिए, अगर फैक्ट्री का बिजली और ट्रांसपोर्ट का खर्चा 25% बढ़ जाए तो वो साबुन और बिस्किट के दाम बढ़ा देगा। बिल्कुल। और सारा बोझ उस आम आदमी पर पड़ेगा जो पहले ही 3000 के सिलेंडर से परेशान है। और आगे तो हालत और खराब होने वाली है। उदय कोटक की वो चेतावनी याद है? हाँ, पेट्रोल के दामों वाली। कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम 25 से 28 रुपए तक बढ़ सकते हैं। अगर पेट्रोल 25 रुपए महंगा हुआ तो देश में हर चीज का ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। सब्जी से लेकर हर जरूरी सामान के दाम आसमान छूने लगेंगे। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, सोने का भाव, रुपए का गिरना, विदेशी निवेशकों का भागना और ये भयंकर महंगाई, ये सब बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव में बहुत गहरी दरारें आ चुकी हैं। और इसीलिए सुनने वालों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब सरकार वर्क फ्रॉम होम करने या विदेश न जाने की अपील करती है ना, तो ये सिर्फ कोई सादगी अपनाने की सलाह नहीं है। ये असल में डॉलर की कमी का एक बहुत बड़ा संकेत है, एक तरह का आर्थिक आपातकाल। हाँ, सरकार सीधे पाबंदी नहीं लगा सकती तो इमोशनल अपील कर रही है। बिल्कुल, कि भाई डॉलर बचाइए, देश से बाहर मत ले जाइए। और अंत में मैं एक बहुत ही विचारशील सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। स्रोत में एक आंकड़ा है कि 2021 से 25 के बीच प्रधानमंत्री की विदेशी यात्राओं पर 460 करोड़ रुपए खर्च हुए। जी, ग्लोबल इमेज बनाने के लिए। हाँ, कहा गया कि इससे भारी FDI आएगा। पर जब आज देश डॉलर बचाने के लिए आम जनता से सोने जैसी चीजें न खरीदने की अपील कर रहा है, तो सोचने वाली बात है कि उन विशाल खर्चों का असली आर्थिक रिटर्न क्या मिला। सही बात है। क्या उस PR और इमेज बिल्डिंग से कोई ठोस निवेश आया? या क्या गर्व का वो चमचमाता आवरण अर्थव्यवस्था की इन गहरी दरारों को लंबे समय तक छिपा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जब आम इंसान की थाली पर असर पड़ता है तो कोई भी आवरण सच्चाई को ढक नहीं पाता। बिल्कुल सही। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक सवाल पूछते रहिए।